सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो आज के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सो पहला टॉपिक है दैट इज़ द हिडन कॉस्ट ऑफ कोल्ड फायर्ड पावर प्लांट। इसका जो इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर पर क्या पड़ रहा है, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। और इसमें कुछ ऐसी गैसेस है स्पेसिफिक हाउ दे आर इम्पैक्टिंग, किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही हैं ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो एक वी विल गो थ्रू इट। ये टॉपिक आपका आता है। अंडरस्टैंडिंग द रीसेंट एफआईआर, इसमें कुछ लीगल आस्पेक्ट है वो देखेंगे। पॉलिटी पहला टॉपिक जो है एग्रीकल्चर कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट एंड पर्सनल विद डिसेबिलिटी से कंटेक्स्ट में है, तो ये सोसाइटी पॉलिटी दोनों के अंदर इसको लिंक कर सकते हैं। बोथ कैन बी लिंक्ड। फिर बोट्सवाना डायमंड इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी का टॉपिक है। देन यू हैव लोहकना बीच करके है, तो ये भी ज्योग्राफी का टॉपिक है। फिर जो मेंस का क्वेश्चन है दैट विल बी देयर। मेंस का क्वेश्चन अभी मैंने अपडेट नहीं किया, आई विल अपडेट इट। तो यहाँ पे आप देख लो, ये क्वेश्चन अगर आप कल नहीं लिखा है तो आप ज़रूर से लिखें। अगेन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अटेम्प्ट करने ही है। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, ये नंबर है, और अपने आंसर को सेंड भी कर सकते हैं। अभी स्पेशल ऑफर है जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्सेस हैं और अभी जो ऑलरेडी लॉन्च्ड मेंस स्पेसिफिक कोर्सेस हैं उनसे सभी में 50% ऑफ है। तो PT 730 या बुक सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। क्रैश कोर्स जो है वो भी आपका मैंने कंटेंट डाल दिया है। PT 730 2 साल का करंट अफेयर्स साल के प्रीलिम्स के लिए, प्लस क्रैश कोर्स आपका है वो स्टार्ट हो चुका है। वीडियोस आपको ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग देखना स्टार्ट कर सकते हैं। 20% ऑफ इसमें है, तो इससे सब कुछ कवर्ड आपका हो जाएगा। और ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, और कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कोल फायर्ड पावर प्लांट इन इंडिया कट राइस वीट यील्ड बाय अप टू 10%। ये एक टॉपिक आपके लिए जो है वो फ्रेम होता है। तो यहाँ पे जो हिडन कॉस्ट है कि जैसे अगर आप लाइक हम लोग फोकस कर रहे हैं कि जो कोल फायर्ड पावर प्लांट है, मतलब जैसे कोल के माध्यम से जो हम थर्मल पावर या इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज कोल्ड फायर पावर प्लांट। तो उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर क्या पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है कि जैसे अगर आप कोल फायर्ड पावर प्लांट का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे लेवल पे बहुत ज़्यादा एक तरीके से जो कोल है उसकी बर्निंग होगी। तो रिसेंट स्टडी अगर ये कहती भी है कि लाइक जो कोल फायर्ड पावर प्लांट है ये रिस्पॉन्सिबल हैं राइस और वीट के जो यील्ड है, मतलब जो प्रोडक्शन आपका है उसमें रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और लगभग आप मैं कह सकते हैं कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें लगभग 10% जो है 10% तक ये आपका रीच कर रहा है। अभी रिसर्च जो है इस रिसर्च के अकॉर्डिंग जैसे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं ये भी जैसे कोल की बर्निंग होती है, अगर देखा जाए तो जब कोल की बर्निंग होती है तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आपका रिलीज़ होती हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ जगह कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसी बहुत सारी गैसेस रिलीज होती है। और ये क्या फाइटोटॉक्सिक है। फाइटोटॉक्सिक का मतलब है कि ये जहर का के रूप में प्लांट्स के लिए काम करते हैं, कि किसी ना किसी चेंजेस करके, और प्लांट के लिए सही नहीं। और प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स जैसे राइस और वीट के जो प्लांट हैं दे आर अफेक्टेड एंड दे आर इम्पैक्टेड। सो इसका मतलब क्या है कि दे स्ट्रेस प्लांट। और जैसे स्ट्रेस प्लांट का मतलब है कि जैसे कोई प्लांट है, अब प्लांट के अंदर भी बहुत सारे आपकी एक्टिविटीज़ होती है। मेटाबॉलिक जो फंक्शंस हैं वो बहुत सारे आपके होते हैं। बहुत सारी एंजाइम्स जो हैं वो आपके इन्वॉल्व आपके रहते हैं। तो जो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होंगी, बहुत सारे एंजाइम्स मतलब प्रोटीन हैं, बहुत मेटाबॉलिक फंक्शंस आपके हो रहे हैं, बहुत सारे जो सेल बेस्ड फंक्शंस हैं वो आपके हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इससे जो प्लांट का फंक्शन है वो आपका नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है कि दे मीन्स द स्ट्रेस प्लांट्स हिंडर सेलुलर, कहीं ना कहीं ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं तो प्लांट स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल के फंक्शंस को अफेक्ट करेंगे, एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी है उससे भी इंटरफेयर आपका करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि दिस स्टडी बेसिकली इट इज़ लिंक्ड विथ NO2 एमिशंस जो पावर प्लांट्स है। और स्टडी कहती है कि जितना अधिक ये CO2 का NO2 का एमिशन होगा तो NO2 की वजह से जो ओवरऑल क्रॉप का यील्ड है या जो प्रोडक्शन है दैट इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो ये थोड़ा प्रीलिम्स के लिए भी आपको समझना है कि क्या कोल पावर प्लांट है, और कोल पावर प्लांट से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बेसिकली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड के लिए जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है। रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड के लिए आपका
रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे आप देख लो खूब सारा ऐसे जब को जैसे यहाँ पे कोल का प्रोडक्शन हो रहा है और ये एग्रीकल्चर जो एरियाज़ हैं इनको बहुत अधिक आपका अफेक्ट आपका कर सकता है, ये ध्यान में रखना है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रोल क्या है? कहा गया कि ये सिर्फ पॉल्यूटेड नहीं है, साइलेंट किलर ऑफ फॉर क्रॉप है। ये इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट, जो ओजोन फॉर्मेशन उसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि क्रॉप डैमेज के लिए फर्दर रिस्पॉन्सिबल आता है। सनलाइट की जो अवेलेबिलिटी है फॉर फोटोसिंथेसिस उसको भी ये लिमिट करता है। तो ये सब लाइन है, मतलब आपसे ये पूछा जाए कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही है, तो ये फैक्ट्स आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रहना चाहिए कि ये सिर्फ पॉल्यूटेंट ही नहीं है, ये क्रॉप के लिए भी साइलेंट किलर है, ओजोन फॉर्मेशन में भी इट कंट्रीब्यूट फॉर ओजोन फॉर्मेशन, और ये जो क्रॉप डैमेज है वी कैन से जो क्रॉप डैमेज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, सनलाइट की अवेलेबिलिटी को भी रिड्यूस आपका कर सकता है, जो कि चाहिए फोटोसिंथेसिस पर्पस के लिए। तो ये एयर पोल्यूशन में भी कंट्रीब्यूट करता है एंड समहाउ एग्रीकल्चर भी इससे अफेक्ट होता है। कोई भी जो कोल फायर पावर प्लांट है उसमें कई सारे पॉल्यूटेंट्स आपके रिलीज होते हैं, ये आप याद कर लो, CO2 भी है और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, फ्लाई ऐश, शूट कंटेंट, और जो आपके कुछ पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं वो भी आपके रिलीज इसमें होता है। तो एनवायरनमेंट की जो बर्डन इन पॉल्यूटेंट्स का वो भी तेज़ी से बढ़ेगा और इसमें क्या है कि एयर क्वालिटी भी बहुत अफेक्ट होगी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर कोल पावर प्लांट का अगर एफिकेसी पर चर्चा करें या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की चर्चा करें, तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हो कि एयर क्वालिटी भी, क्योंकि इतने सारे पॉल्यूटेंट्स अगर एयर के अंदर रिलीज होंगे तो इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। वाटर क्वालिटी भी अफेक्ट हो सकता है, सॉइल हेल्थ भी अफेक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूटेंट्स हैं कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से ये सॉइल, जैसे मान लो आपका सल्फर डाइऑक्साइड ही है या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी है, ये पानी के साथ मिलके कई जो एसिड है वो उसका फॉर्मेशन हो सकता है। वही जब बारिश के माध्यम से ये जो एसिड फॉर्मेशंस ये होते हैं, ये आसपास की कोई भी वाटर बॉडी में जाएंगे या सॉइल पे जाएंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी अफेक्ट होगी। और वाटर की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे जो जीव हैं दे विल बी अफेक्टेड। तो मेजरिंग प्लांट हेल्थ ही बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। तो यहाँ पे प्लांट हेल्थ को मेज़र करना थ्रू इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस ऑफ वेजिटेशन। तो जो प्लांट हेल्थ है उनको आप कह सकते हैं मेज़र करना थ्रू इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस ऑफ वेजिटेशन। तो ये मेथड आप कह सकते हैं दिस मेथड प्रोवाइड इनसाइट की ग्रीननेस ऑफ क्रॉप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं। मतलब जैसे कि जो भी प्लांट हो कितना हरा भरा है, इस चीज़ को नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस इंडेक्स की बात की जा रही है। तो इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस ऑफ वेजिटेशंस हैं, तो इससे जो प्लांट की हेल्थ एक तरीके से हमें पता चल सकता है और ये पता चल सकता है कि कोई प्लांट कितना हेल्दी है, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी हो सकती है। किसी भी फैक्टर की वजह से अगर ये ग्रीननेस अफेक्ट होता है वो हम कैसे चेक करेंगे? बाय दिस इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस ऑफ वेजिटेशन, इस इंडेक्स के माध्यम से हमें पता चल सकता है। जो इकोनॉमिक टोल है इस पॉल्यूशन का, वो भी मतलब इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, जो पॉल्यूशन है आपका उसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो भी बहुत तेज़ी से मतलब ह्यूज है। तो कहा गया है कि लाइक जो वीट और राइस है वो डैमेज, उससे रिलेटेड जो डैमेज हो इट कैन रीच टू $17,370 एंड इतना पर गीगावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। मतलब जितना इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं 1 गीगावाट में, उसमें अगर राइस और वीट का जो इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट वो इतना तक रीच कर सकता है, जो कि ह्यूज है। पोटेंशियल गेन फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल, तो यहाँ पे कुछ टारगेट किया भी जा रहा है। हाईली पॉल्यूटिंग जो पावर स्टेशंस हैं उससे कुछ बेनिफिट होगा और कहीं ना कहीं कई स्टेट्स में स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को मेंटेन सस्टेन जो है वो किया जाए। अब फूड का ये देखो एक चीज़ और भी है, एक तरफ आपको एनर्जी चाहिए, दूसरी तरफ आप फूड चाहिए। अब इस चीज़ को समझो, एक तरफ आपको क्या चाहिए? एनर्जी, और दूसरी तरफ आपको चाहिए फूड। अब एनर्जी एक तरफ चाहिए तो उसके लिए आपको कोल पर निर्भर करना चाहिए, फूड के लिए चाहिए आपको एग्रीकल्चर पर निर्भर करेगा। बट इस पे कोल की को बहुत ज़्यादा आप कोल के माध्यम से एनर्जी प्रोड्यूस करोगे तो आपका जो एग्रीकल्चर है उस पर इल्ड का रिडक्शन हो रहा है। तो एक तरफ आप सॉल्यूशन देख रहे हो तो दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो है वो हमें प्रोसीड करते हुए जाना है। तो फूड एक हमारे लिए, क्योंकि देखो पॉल्यूशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो फूड की डिमांड तेज़ी से बढ़ेगा। तो फूड सिक्योरिटी हम कैसे इंश्योर करेंगे? तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना है तो वी नीड टू बी लाइक, है ना, हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा एग्रीकल्चर में, प्रोडक्टिव और यील्ड जो है वो आपका बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैलेंस करना है कोल और एग्रीकल्चर को। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि द इम्पैक्ट ऑफ कोल पॉल्यूशन ऑन एग्रीकल्चर, इसको देखना बहुत मैटर करता है और इसके लिए हमें पॉलिसी लेवल पे कार्य करना पड़ेगा। इस चीज़ को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हम बहुत ज़्यादा मान लो कोल पर निर्भर करते हैं और अगर उसमें जो भी पॉल्यूटेंट्स आते हैं उसको फिल्टर आउट नहीं
नहीं करते हैं। ऐसे कई टेक्नोलॉजीज़ हैं, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जो ये पॉल्यूटेंट्स हैं उनको हम फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। और अगर नहीं फ़िल्टर आउट करेंगे तो ये जो NO2 है या दूसरे जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से क्रॉप की यील्ड को काफ़ी हद तक असर जो है वो करेंगे या इम्पैक्ट जो है वो आपका करेंगे, जो कि अगेन एक मैटर ऑफ कंसर्न हमारे लिए हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स देखना है। नेक्स्ट देखते हैं मैसेज टू अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। तो इसमें पॉलिटी का कुछ इसमें टॉपिक है, इस पर बेगिंग कंटेक्स्ट में कुछ देख लेते हैं। बेगिंग है, जैसे इंदौर के अंदर बेगर फ्री बनाने की बात की गई है और उसमें भी FIR की, अगर कोई दे भी रहा है, पैसा दे रहा बेगर को, वो भी एक तरीके का मतलब उसको भी ऑफेंस के रूप में देखा जा रहा है। बेगिंग जो कर रहा है और जो बेगिंग को प्रमोट कर रहा है, दोनों ऑफेंस के रूप में देखा जा रहा है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द रिसेंट इंदौर का जो लीगल इम्प्लीकेशन, सोशल इम्पैक्ट की अगर बात किया जाए तो जनवरी में ही जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उन्होंने ये ऑर्डर किया है कि यहाँ पे जो बेगर फ्री एनवायरनमेंट हमें लेकर आना है और इसमें कई सारे लीगल और एथिकल क्वेश्चन अराइज आपके हुए हैं। जो बेगिंग एरिडिकेशन इनिशिएटिव है, इट वाज लॉन्च्ड टू मेंटेन पब्लिक डेकोरम और सेफ्टी। जो बेगिंग एरिडिकेशन इनिशिएटिव है वो आपका लॉन्च किया गया था जिससे कि जो पब्लिक का डेकोरम और सेफ्टी को मेंटेन करना, और इससे कई प्रकार के लीगल है कि जैसे अगर आप कोई मान लो पैसा दे रहा है, उस पर FIR कर देते हो तो उसका बेसिस क्या हो सकता है, उसको आप कैसे इथिकली लीगली जस्टिफाई करोगे और कोर्ट में कैसे प्रूव करके सज़ा दिलाओगे, ये सब चीज़ें जो है एक मैटर ऑफ कंसर्न है। सो FIR या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एक क्रूशियल डॉक्यूमेंट है। मतलब FIR जनरली पुलिस जो है रजिस्टर करती है और कोई भी ऐसा जिसमें आपका पनिशमेंट है, ऐसे कोई भी ऐसा ऑफेंस है तो उसको FIR रजिस्टर किया जाता है और इसके माध्यम से ही जो लॉ इन्फोर्समेंट है फिर एक्शन बेस्ड ऑन कि क्या क्राइम है उसके बेसिस में एक्शन आपका लिया जाता है। इवन अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करें तो वो प्रोहिबिटरी ऑर्डर भी इशू कर सकते हैं। मान लो कोई अर्जेंट सिचुएशन है पब्लिक सेफ्टी के कंटेक्स्ट में, तो कोई ऑर्डर को तुरंत जो है वो जारी किया जा सकता है। तो मजिस्ट्रेट जो है ही कैन एक्ट स्विफ्टली, जिसके माध्यम से जो भी पोटेंशियल डिस्टर्बेंसेस आपको है तो उस केस में कोई प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी किया जा सकता है कि कोई डिस्टर्बेंस है उसको रोकने के लिए ऑर्डर हम जारी कर सकते हैं। अब ऐसे जो ऑर्डर है इनको कंटेस्ट भी किया जा सकता है। मतलब आप ये मानकर चलो कि जैसे अगर आपने अभी बेगिंग के लिए कोई ऐसा प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी कर दिया कि नहीं पूरे तरीके से ख़त्म करना है, तो उसको फिर लीगल रूप में कोर्ट में भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर कोई कोर्ट पे जाता है तो वहाँ पे भी फिर जवाबदेही कर देना आप पड़ेगा। अब आपके पास भारतीय न्याय संहिता है। अब ये जो लेजिस्लेशन, इसमें बहुत सारे ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ मेंशन्ड है और मेनली जैसे इवन पब्लिक सेफ्टी से भी रिलेटेड है। अगर कोई पब्लिक सेफ्टी को अफेक्ट करता है उस केस में भी कई सज़ा के प्रावधान है। ऐसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, यहाँ पे पब्लिक सिक्योरिटी है और एम्पावर करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई भी प्रोहिबिटरी ऑर्डर जो है वो जाहिर कर सकते हैं। तो प्रोहिबिटरी ऑर्डर, अगर मान लो प्रोहिबिटरी मतलब कि प्रोहिबिट करना, मना करना कि ये चीज़ नहीं किया जा सकता है, इसको प्रोहिबिटरी ऑर्डर बोलेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनके पास ये पावर है कि ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें कई प्रोविजंस है, उसके माध्यम से ऐसा ऑर्डर इशू किया जा सकता है। ऐसा जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर है वो इशू आपका किया जा सकता है। स्पेसिफिकली आप सेक्शन 163 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की अगर बात करें, इसमें प्रोहिबिटरी ऑर्डर आ सकता है अर्जेंट केस का अगर कंसिडरेशन है। बट इसमें भी कई प्रकार के इंटरप्रिटेशंस होते हैं और उसमें कई चैलेंजेस है कि मतलब अगर आप कहते हो कि अर्जेंट केसेस है तो इसमें अर्जेंट क्या है, अब उसमें भी कोर्ट को जस्टिफाई करना पड़ेगा। मान लो बेगिंग को अगर आप ख़त्म करने के लिए ऐसा इस सेक्शन का यूज़ करके प्रोहिबिटरी ऑर्डर लेकर आते हैं तो उस पर भी कई चीज़ें होंगी कि आप इसको अर्जेंट क्यों कंसिडर कर रहे हैं, अर्जेंट की डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या है। फिर आपका सेक्शन 223 या BNS का, इसमें भी क्या है, दिस दो ऑफेंसेस इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू पब्लिक सेफ्टी। इसमें पेनल्टी है फॉर वायलेटिंग प्रोहिबिटरी ऑर्डर। अगर कोई भी प्रोहिबिटरी ऑर्डर चल रहा है और उसको आप वायलेट कर रहे हैं तो उस केस में भी अगर आप देखोगे तो आप कह सकते हैं कि पेनल्टीज़ हैं, उस पर भी सज़ा का प्रावधान आपका है। तो सेक्शन 223 ऑफ BNS के अंदर है। अब स्पेसिफिकली जो 2 FIR दर्ज की गई हैं इंसिडेंट जो इंदौर में हुआ है, एक पर्सन जो है वो दे रहा है पैसा और एक पर्सन जो बेगिंग कर रहा है, ठीक है। तो मतलब उसमें है, अब उसमें ये है कि एक स्पेसिफिक आप बेगिंग इरेडिकेशन स्क्वाड का गठन भी आपका किया गया है। तो यहाँ पे जो भी ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर है जिसका इस्तेमाल जो BNSS का सेक्शन है उसका इस्तेमाल करके प्रोहिबिटरी ऑर्डर लेकर आया गया है, तो अब ये इसके लिए एक बेगिंग इरेडिकेशन स्क्वाड भी है। अब ये जो स्क्वाड है ये कहीं ना कहीं वो उसको एनफोर्स, वो जो ऑर्डर उसको एनफोर्स करने का प्रयास करता है। अब यहाँ पे जैसे मान लो कोई आया आपके पैसा मांग रहा है, आपने पैसा दे दिया, आपको नहीं पता,
ठीक है, कॉमन सी बात, मान लो कोई बच्चा लिया, अब उसको आपको दया आ गई, आपने पैसा दिया, अब वहाँ पे वो क्या है कि वो आप बेगिंग को प्रमोट कर रहे हो और आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। कई प्रकार के लीगैलिटी एथिक्स जो है कि आप सामाजिक कोई इशू को आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, तो ये भी तो एक चैलेंज है कि आप कैसे, क्या ये एक तरीका है क्या, इस तरीके को हम कह सकते हैं। ठीक है, तो लीगल इम्प्लीकेशंस एफआईआर के भी कई आपके हो सकते हैं। जैसे एफआईआर फाइल्ड में नॉट होल्ड लीगल ग्राउंड, है ना, क्योंकि जो सेक्शन 215 है बीएनएसएस का, ये पुलिस को प्रोहिबिट करता है कि कोई भी जो ये कॉग्निसेंस ऑफ ऑफेंस विदाउट रिटन कंप्लेंट फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट, मतलब इसमें ये है कि कोई पब्लिक सर्वेंट एक रिटन कंप्लेंट देंगे, उसके बाद ही फिर आप जो है उस ऑफेंस को रियलाइज़ कर सकते हो, जैसे कि इसने जो है इसको ब्रेक किया है, उसके बाद पुलिस जो है एक्शन लेगा। तो मतलब ये तो लीगल टर्म्स है, बट यहाँ पे जो हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि जो ये सेक्शंस हैं इसका इस्तेमाल करते हुए जो ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर बेगर्स के कंटेक्स्ट में लिया जा रहा है वो कितना सही है, उसमें कई प्रकार के इथिकल और सामाजिक या आप कह सकते हैं लीगल इश्यूज जो हैं वो राइज आपके करेंगे। अब जो 215 है और बीएनएसएस का, यहाँ पे ये पुलिस एक्शन मतलब अगर मान लो कोई पब्लिक सर्वेंट है, उन्होंने रिटर्न कोई कंप्लेंट है, उसके बाद पुलिस एक्शन होगा, तो ये भी फर्दर लीगल मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कई चीज़ें आपकी की हैं कि किस तरीके से प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स आप लेकर आ सकते हो। तो यहाँ पे कहा है कि जैसे क्योंकि लीगल कॉम्प्लेक्सिटी इतनी अधिक है कि बेगिंग के कंटेक्स्ट में आप जैसे लीगली चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जो इसको प्रोहिबिट कर रहा है उस पर आप एक्शन कर रहे हैं, तो उस केस में मतलब क्योंकि बहुत सारे लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, तो कहीं ना कई जगह पे आप कह सकते हैं कि केसेस को आपको क्लोज करना पड़ेगा। और फाइनली जो तरीका है कि ऐसे जो बेगर्स हैं उनके लिए आप रिहैबिलिटेशन जैसी चीज़ों पर आपको जाना पड़ेगा। तो रिहैबिलिटेशन मतलब पनिशमेंट से आप रिहैबिलिटेशन की तरफ आपको जाना पड़ेगा अगर बेगिंग जैसी चीज़ को आपको खात्मा करना है। ठीक है, ये पॉइंट्स देखना है। तो जैसे इसमें भारतीय न्याय संहिता में स्पेसिफिकली आप सेक्शन 223 जो है सेफ्टी ऑफेंसेस, सेक्शन 215 कॉग्निशन लिमिटेशंस, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस में सेक्शन 123, ये कुछ थोड़े से पॉइंट्स ध्यान में रखना। स्पेसिफिकली सेक्शन तो नहीं पूछेंगे, बट हम बेगिंग से रिलेटेड कोई प्रश्न आपके लिए बन जाएगा, तो ये आर्गूमेंट्स आप कैरी कर सकते हैं। लेट्स सी, पब्लिक पर्सन विथ डिसेबिलिटी वरीड अबाउट जो डेटा प्रोटेक्शन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है, तो इसमें क्या है, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। ये पॉलिटी सोसाइटी दोनों को लिंक हम इस पर कर सकते हैं। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, देखो यहाँ पे एक तो शब्द मेंशन है, दैट इज पर्सनल डेटा। व्हाट इज पर्सनल डेटा? पर्सनल डेटा का मतलब है कि जिससे आप एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकें। सपोज मेरा नाम, रिलीजन, जगह कुछ भी ऐसा है, तो उस बेसिस में आप मुझे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ पर्सनल डेटा। व्हाट इज़ नॉन पर्सनल डेटा? जैसे आप कुछ खा रहे हो, तो है ना, तो वो कोई ऐसा नहीं कि आप खा रहे हो, इस इन्फॉर्मेशन से आपकी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक पर्सनल डेटा होता है, एक नॉन पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड है। अगर पर्सनल डेटा किसी का लिया जाता है तो दैट इज अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है 2023। तो यहाँ पे इसका एम क्या है, ये रेगुलेट करता है खास तौर से जो डिजिटल पर्सनल डेटा है उसके प्रोसेसिंग को, जो पर्सनल डेटा उसके प्रोसेसिंग को जो है रेगुलेट करता है। और यहाँ पे जो इंडिविजुअल का राइट है टू प्रोटेक्ट देयर डेटा, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए कि जो पर्सनल डेटा है उसको, जैसे कि किसी पर्सनल डेटा लिया, उसको प्रोसेस किया और उससे फिर आप कुछ स्ट्रैटेजी, मार्केट स्ट्रैटेजी बना रहे हो, या प्राइवेट कंपनीज उन पर्सनल डेटा का इस्तेमाल अपने हित के लिए कर रही हैं। तो अगर पर्सनल डेटा बिना किसी इंडिविजुअल के एसेंट के उसको लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं राइट, जो इंडिविजुअल का राइट है दैट विल बी अफेक्टेड। तो ये एक आपका है। पर्पज़ एक्ट का क्या है कि किस तरीके से इंश्योर की रिस्पॉन्सिबल की जो पर्सनल डेटा उसका रिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग हो, डिजिटल स्पेस में जो पर्सनल डेटा आपका आ रहा है उसको सही तरीके से रिस्पॉन्सिबली उसको हैंडल किया जाए। तो यहाँ पे कई चीज़ें, जैसे इसमें कंसेंट है कि जो भी जिसका पर्सनल डेटा उसका कंसेंट इंपॉर्टेंट है, और जो ये डेटा स्टोर करते हैं डेटा फिड्यूसरी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और पर्सनल डेटा को कैसे हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो तीन चीज़ें इसमें बहुत महत्वपूर्ण आ जाती हैं। एक आपको ध्यान रखना है कंसेंट, दूसरा डेटा फिड्यूसरी, तीसरा जो है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा। तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट स्टेप है जिसके माध्यम से हम पर्सनल डेटा को सेफगार्ड करना चाहते हैं। अब इसमें कुछ सेक्शन है, जैसे इसमें सेक्शन 9 सब क्लॉज 1 की बात इसमें स्पेसिफिकली की है। तो सेक्शन 9 सब क्लॉज 1 जो है डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का है। तो ये मैंडेट करता है कि जो कंसेंट है फॉर प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गार्डियन फॉर बोथ चाइल्ड एंड एडल्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हु हैव लीगल गार्जियंस। तो मतलब यहाँ पे जैसे इवन जैसे इसमें ये भी कहा गया कि सपोज करो बच्चे हैं, अब बच्चे दे कांट गिव द कंसेंट ना, उनका भी इतना जानकारी नहीं है। तो
इवन चिल्ड्रंस और एडल्ट विद पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, उनके भी जो गार्जियन है उनसे आपका कंसेंट की बात की गई। कंसेंट तभी उस पर्सनल डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो ये क्या है, इट ग्रुप्स एडल्ट पीड जो मतलब चिल्ड्रंस को और एडल्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट को, दोनों को ये एक साथ क्लब कर रहा है। तो ये क्या है कि है ना, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर रहा है। इसके बाद ये कहीं ना कहीं लाइक उनकी जो ऑटोनॉमी है, खास तौर से पर्सन विद डिसेबिलिटी दैट में बी अफेक्टेड, ये भी है क्योंकि आप उनको इक्वेट कर रहे हो, जो एडल्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको आप बच्चे से इक्वेट कर रहे हो, तो ये एक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे जो गार्जियनशिप है उसको प्रॉपर डिफाइन करना ज़रूरी है। बहुत सारे जो एडल्ट विथ डिसेबिलिटी है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप एक पहले से एक थॉट लेकर चल रहे हो कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसके एडल्ट को आप बच्चों से कंपेयर कर रहे हो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो एडल्ट है, मतलब एडल्ट तो मतलब एक बड़े हो गए ना, 18 साल के भी ऊपर हो गए, तो वो भी दे आर केपेबल ऑफ टेकिंग देयर ओन डिसीजन। तो ये जो सेक्शन 9(1) है, 9 सब क्लॉज 1 है, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। इस पर डिबेट जो है चालू है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे मतलब उन्हें एक लगता है कि आप उस किसी बड़े को जिसके बारे में इक्वेट करोगे तो किसी को भी इतना अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे गार्जियन से की बात करें तो जैसे कहा गया कि ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि सभी के ऐसे गार्जियंस हों, तो दे हैव टू टेक ओन डिसीजन। एडल्ट होने के बाद भी आप गार्जियन पर निर्भर हो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर, तो वो एक कॉम्प्लेक्सिटी एक्ट आपकी हो जाती है। अब जो ड्राफ्ट रूल है मॉडिफाई किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आईटी जो है, ये इसका क्लैरिफाई करता है हाउ दिस एक्ट ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बट यहाँ पे जो एक कंसर्न है, जैसे रूल 10 है, इसमें कंसेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है को मेंशन किया गया है। तो इसमें भी वेरिफिकेशन चाहिए गार्जियंस लीगल स्टेटस बट ऑफर वेग प्रोसेसेस। मतलब जो वेरिफिकेशन है गार्जियन का, जो लीगल स्टेटस क्या है, कि आपके गार्जियन कौन है, उसका लीगल स्टेटस क्या है। अब उसमें जो भी प्रोसेस है वो इतनी क्लियर नहीं है, ऐसा कहना है। फिर उसके बाद ये जो ड्राफ्ट है डज नॉट फुली कंसिडर कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ डिफरेंट, मतलब कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है, आप सोचो कि उनके लेवल में भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो उस चैलेंज को ध्यान में रखते हुए कंसेंट कैसे लेना है, वेरिफिकेशन कैसे होना है, ठीक है। गार्जियनशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो लीगल जो फ्रेमवर्क गवर्निंग गार्जियनशिप, तो आपके पास आपका द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट और नेशनल ट्रस्ट एक्ट आपके पास ऑलरेडी है। तो ये जो गार्जियनशिप है, जो गार्जियन आपके बनते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उसके लिए आपके पास सेपरेट आपके पास लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में भी ये चीज़ मेंशन है और नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंदर भी मेंशन है। तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट भी फुल गार्जियनशिप, जो कुछ सर्टेन डिसेबिलिटी के लिए फुल गार्जियनशिप की बात करता है। और यहाँ पे देखा जाए तो जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो लिमिटेड गार्जियनशिप है। लिमिटेड गार्जियनशिप का मतलब है कि ये अलाउ किया जाता है कि ठीक है आपके गार्जियन ये हैं, लेकिन बहुत सारे लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग है, जब अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है खुद लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, तो एक ऑटोनॉमी उनके पास रहती है। तो ये दो चीज़ें हैं। जैसे नेशनल ट्रस्ट एक्ट तो पूरे तरीके से फुल गार्जियनशिप की बात करता है, और आपका जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है वो लिमिटेड गार्जियनशिप की बात करता है। रिसेंट सर्वे की बात अगर किया जाए तो यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी विथ लीगल गार्जियंस फील देयर गार्जियंस मैनेज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ। तो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे कहा जाता है क्योंकि जैसे नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट में तो फुल गार्जियनशिप की बात की है, जो बट ये जो RPWD है, RPWD में क्या है, उसमें तो लिमिटेड गार्जियनशिप की बात की, बट इसमें भी, इसके तहत भी जो गार्जियंस है वो लीगली हर डिसीजंस जो हैं वो लेते हैं, जिससे कि जो ऑटोनॉमी है पर्सन विद डिसेबिलिटी दैट इज आल्सो बीन अफेक्टेड। तो ऑटोनॉमी वर्सेस गार्जियनशिप की एक डिबेट है। और जो सेक्शन 9 सब क्लॉज 1 है, कहीं ना कहीं जो गार्जियनशिप को इक्वेट कर रहा है टू इनएबिलिटी, क्योंकि आप एडल्ट को भी कह रहे हो कि जो गार्जियन लीगल गार्जियन हो वही उनका डिसीजन लेंगे, और उनको कंपेयर कर रहे हो बच्चों से, तो वो एक थोड़ा सा ऑटोनॉमी कहीं ना कहीं जाती है। इम्पैक्ट क्या होगा सेक्शन 9 सब क्लॉज 1 का ऑन ऑटोनॉमी? तो एक्सेस टू सर्विसेज, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं दे में स्ट्रगल टू एक्सेस, क्योंकि जो उनका गार्जियन का कंसेंट मान लो नहीं है तो फिर वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लीगल ऑब्लिगेशंस, तो एम्बिग्यूटीज़ भी हैं कई सारे, में क्लैरिटी नहीं है। पर्सन विद डिसेबिलिटी जो एक्ट है, सॉरी ये जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है,
तो इसमें क्या है कि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे उसके अकाउंटेबिलिटी, मान लो पर्सन विद डिसेबिलिटी के बिहाफ में कोई डिसीजन आपके लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या आपकी मतलब अकाउंटेबिलिटी को डिसीजन क्यों मना किया जा रहा है, या डिसीजन जो गार्जियंस ले रहा है उनकी अकाउंटेबिलिटी आप कैसे इंश्योर करोगे। बट इनडायरेक्ट तरीके से लीगल प्रोविज़न कहीं ना कहीं जो आपके लाइक ऑटोनॉमी है पर्सन विद डिसेबिलिटी पर्सन का, वो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। तो इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ जेंडर एंड डिसेबिलिटी, और पर्सन विद डिसेबिलिटी वुमेन की बात करें तो उन्हें एडिशनल बैरियर फेस करना पड़ सकता है, कि जहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट वो एक्सेस करना चाहते हैं बट वहाँ भी फिर उनको लीगल गार्जियन का चाहिए होगा, तो दे विल हैव अगेन वी कैन से कई सारे उनको कॉम्प्लेक्सिटीज़ फेस करना पड़ेगा। तो ये जो कंसेंट प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। और एडल्ट जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो उसमें जो कंसेंट आपको चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करें, जिसमें लीगल गार्जियन को इतना कंपल्सन किया गया है और उसको इक्वेट किया गया है टू द चिल्ड्रन, तो उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है ना। जैसे वहाँ चिल्ड्रन बोला गया तो मतलब एडल्ट स्टेज रीच करने के लिए अगर किसी को ज़रूरी है कि भाई वो डिसेबिलिटी कुछ इस तरीके से जहाँ पे लीगल गार्जियन डिसीजन लेंगे, लेकिन मान लो कुछ डिसेबिलिटीज़, ज़्यादातर डिसेबिलिटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे इंडिविजुअल जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं वो अपना खुद का डिसीजन ले सकता है, तो ऐसा कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज रूल्स में लाने की ज़रूरत आपकी बनती है। नेक्स्ट देखते हैं बोट्सवाना की बात इसमें किया गया, ज्योग्राफी का टॉपिक है। बोट्सवाना में डायमंड इंडस्ट्री है, तो ये क्या है मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एरिया जो है वो डायमंड इंडस्ट्री के लिए फेमस है ऐसा। तो यहाँ पे जो डायमंड माइनिंग सेक्टर यहाँ पे इट्स अ कॉर्नर स्टोर ऑफ बोट्सवाना इकोनॉमी। की डायमंड माइंस जो हैं यहाँ पे आप ये ध्यान रखना, दैट इज़ वानिंग एंड ओरापा करके है, तो ये भी आपका है, तो यहाँ पे ठीक है, ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना है। तो डायमंड इंडस्ट्री हैज सर्व स्पर्ड वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये आपका किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये स्टोन हैंग लाइक ये एक सर्कल देखा गया है, सर्कल आपका डेनमार्क के अंदर है। जैसे इस पर थोड़ा सा डायग्राम आप देखोगे तो ये ठीक है, ये स्टोन हैंग लाइक सर्कल अगर आप देखोगे ये ऐसा कुछ देखने को मिला है। तो ये कहाँ देखने को मिला है, डैनिश ठीक है, मतलब आई थिंक डेनमार्क के अंदर। तो यहाँ पे देखने को मिला है, तो यहाँ पे 45 न्यूलिथिक टाइम के वुडन पाइल्स जो हैं वो देखने को मिली है। एंड ये 30 मीटर इसका डायमीटर है और ये लगभग 2000 बीसी के समय की है, बहुत पुराना भी है। और इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश जो हैंग वर्ड है, जो ऐसा पत्थर टाइप ऐसा बनाते थे, स्टोन हैंग जिसे कहते हैं, तो लाइक उसकी डेट, उसका टाइम पीरियड भी लगभग 3100 बीसी से 1600 बीसी तक रहा होगा। तो ये जो अर्ली ब्रॉन्ज एज है, जो कि ब्रॉन्ज एज के टाइम पे जो सेटलमेंट है ना, अर्ली ब्रॉन्ज एज सेटलमेंट वाज डिस्कवर्ड एट द साइट। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ब्रॉन्ज की सॉर्ड मिली है, जो आपका ब्रॉन्ज की तलवार आपकी मिली है, तो उससे भी उस समय का थोड़ा सा आइडिया लगता है कि वो ब्रॉन्ज का इस्तेमाल जो है वो करते थे। प्लस जैसे एरो हेड, कई ऐसे दूसरी चीज़ों का भी इस्तेमाल करते थे। जो रिचुअल डिपॉजिट्स है ना, मान लो किसी को अगर वो दफनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को उनके साथ दफनाते थे। तो जो चीज़ें मिली उससे ये है कि उस समय क्या स्थिति या किस तरीके का सेटलमेंट आपका रहता था। तो यहाँ पे जो ये आर साइट्स बोला गया है, आर साइट्स कैसे दूसरे कल्चर से जुड़ा हुआ है। तो अभी जो स्टोन हैंग आपके ये आर रीजन है, आई थिंक डेनमार्क के अंदर ही है। तो यहाँ पे इनका किस तरीके से इंटर कनेक्शन है, क्योंकि वो सेम चीज़ यहाँ मिल रही है, सेम चीज़ ब्रिटेन में स्टोन हैंग देखने को मिल रहा है, तो एक कल्चरल कनेक्शन भी जो है वो आपका इस्टाब्लिश हो जाता है। तो ये आर साइट्स अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, तो ध्यान में रखना है, दे आर रिलेटेड विथ स्टोन हैंग्स, जो मैंने अभी आपको इमेज दिखाई है, तो वो है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक होकांगना बीच करके है। होकांगना बीच आप कहाँ लोकेटेड है, ये इंडोनेशिया में लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट है, बस ये इसका मैपिंग आपको याद रखना है। बीच है तो समुद्र है, समुद्र में क्या इंपॉर्टेंस आप सभी को पता है, तो मैपिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए फ्रेम हो सकता है। ठीक है, तो आज स्पेशल ऑफर है सारे कोर्सेज में जो प्रीलिम्स से स्पेसिफिक हैं, प्लस मेंस के जो ऑलरेडी लॉन्च्ड कोर्सेज हैं, बुक सीरीज़ है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, ये सारे कोर्सेज में 50% ऑफ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लस क्रैश कोर्स की अगर आप बात करें तो 20% ऑफ है। ठीक है, तो 3400 के आसपास आपका ये प्राइस होगा, आपके सारा रिवीजन क्लासेस हो जाएंगे इसमें। उसके बाद PT 730 जो है वो भी एक बड़ा फैक्टर है, 2 साल का पूरा करंट अफेयर्स आपका इसमें कवर्ड है, क्रैश कोर्स में सब कुछ कवर्ड है। उसके बाद आप ये देख सकते हो, ये सारे कोर्सेज प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, साइंस टेक और इन सब के भी आप देखो थ्रू हो सकते हैं। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप एंड यू कैन ऑल्सो विजिट saurabh pandey upsc.com। AOEO पर भी कोर्स लॉन्च
लॉन्च है तो लगभग 1800 के आसपास इसका प्राइस है। 20% ऑफ के बाद ये 1500 के आसपास इसका प्राइस रहेगा। तो ये भी अल्टीमेट है। 28 तारीख से आपको इस पर लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपको तैयार करना अपना शुरू कर देना, पढ़ना शुरू कर देना है जो भी कंटेंट मैं आपको दूंगा। तो एक तरफ PT 730 हो गया, सुपर 10 टेस्ट सीरीज़ भी हो गया, पॉलिटी का कोर्स है। ये सब कोर्सेस में मैक्सिमम कोर्सेस में 50% है, बाकी में 20% है। ठीक है, पॉलिटी का अलग से है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई ये ऐप आपको डाउनलोड करनी है, सौरभ पांडे CSE ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको बताया, या फिर आप विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट पे saurabpandeyupsc.com, या फिर मैसेज आप देख लो, ये नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, कोई क्वेरी है तो आप और इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। लैपटॉप में क्लासेस देखनी है तो लॉगिन बटन प्रेस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसका क्वेश्चन मैं आपको अपडेट कर दूंगा, आज ऐड नहीं हो पाया है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।